हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री का पार्ट 1 कब, कहाँ और कैसे इस चैप्टर का पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, तो इस पहले समझाने से पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ पहले। ठीक है, पहले हम लोग को पढ़ना है इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास का मीनिंग क्या है। ठीक है, दूसरा है इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इसमें हम लोग जानेंगे कि इतिहास पढ़ने के क्या क्या रीजंस हैं, किन किन कारकों के पीछे हम लोग को इतिहास पढ़ना चाहिए। तीसरा है प्राक इतिहास तथा इतिहास। प्राक इतिहास और इतिहास के बीच, दोनों के बीच डिफरेंस को मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। ठीक है, पूरा अच्छे से। चौथा पॉइंट है समय रूपरेखा। समय रूपरेखा के हिसाब से इतिहास को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी, ईसा पूर्व और ईसा मसीह के बारे में। ठीक है, ईसवी सन के बारे में। पांचवा है भौगोलिक रूपरेखा। भौगोलिक रूपरेखा के हिसाब से यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इतिहास को बताऊंगी आज मैं। छठा है प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री। प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री, इसमें आप लोगों को मैं आज बतलाऊंगी कि इसमें कितने सारे साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत है, इन सब चीजों के बारे में, पुरातात्विक, ये सब सारे चीज के बारे में आप लोग बताऊंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पुरातात्विक खोजें। लास्ट में हम लोग को पढ़ना है कि पुरातात्विक खोजे में क्या क्या खोज हुआ था। जैसे कुछ कुछ सिक्कों का इसमें खोज हुआ था, स्मारक के रूप में भी मिला था, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास का अर्थ है मानव की कथा। इतिहास का अर्थ है मानव की कथा, मतलब कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, किस प्रकार हुआ। ठीक है, कैसे कैसे, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि मानव सबसे पहले एक बंदर के रूप में था। ठीक है, फिर वो कैसे कैसे इंसान के रूप में आया। इतिहास हमें इन सभी चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्वान इतिहासज्ञ कहलाते हैं। ठीक है, इतिहास का अध्ययन करने वाले लोग इतिहासज्ञ कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ने के पीछे क्या क्या रीजंस है, इसके अनेक कारण हैं। प्रथम, इतिहास हमें महापुरुषों के जीवन तथा उसके कार्यों के बारे में बताता है। इतिहास में महापुरुष जो लोग थे, उन लोगों के जीवन के बारे में बताता है, उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए, इन सभी चीजों के बारे में बताता है। उनमें से कुछ महान उपदेशक तथा संत थे, जैसे में होगा गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और कबीर आदि। ठीक है, दूसरा कारण है इतिहास हमें बताता है कि भाषाओं का विकास कैसे हुआ। इतिहास हमें कैसे बताता है कि भाषाओं का विकास कैसे हुआ। जैसे पहले के जो मनुष्य थे, उन लोगों को तो बोलने नहीं आता था, फिर धीरे धीरे ना उन लोगों ने बोलने के लिए सीखा। तो इतिहास ये चीज के बारे में भी बताता है कि भाषाओं का विकास कैसे हुआ। इसमें हमें बीते हुए युग में लोगों के खान पान, वस्त्रों, आभूषणों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें बीते हुए युग के बारे में, यानी पहले कौन सा युग था, अभी तो कलयुग चल रहा है ना, पहले के युग के बारे में बताता है, और वहाँ के आभूषणों के बारे में भी बताता है। वस्त्र, आभूषण यानी जो ज्वेलरी वगैरह है, सारा कुछ के बारे में। ठीक है, तीसरा कारण है पढ़ने के पीछे, अतीत को जाने बिना हम अपने वर्तमान जीवन को नहीं समझ सकते। अतीत को जाने बिना यानी पहले की बात को जाने बिना अभी के बारे में नहीं जान सकते हैं। आज हम जो महान विचार, जो महान आविष्कार और जो अद्भुत चीजें देख सकते हैं, उन सब की शुरुआत अतीत में ही हुई थी। जितने भी आविष्कार अभी हो रहे हैं, उन सबों की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, यानी सपोज डेट एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ये मार्कर तो अभी ना बना है, बट इसका इंक जो है, पहले के लोग यूज करते थे ना, पहले ताम्र पत्र में लिखा करते थे इंक से, लेकिन जब जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा, तो उस प्रकार मार्कर का भी यूज किया गया। चौथा कारण है अतीत में जो कुछ हुआ, इतिहास उन सब का लेखा जोखा है। अतीत में क्या क्या हुआ, उन सभी चीजों के बारे में हमें किससे पता चलता है, इतिहास से ही पता चलता है। ठीक है, इतिहास हमें संसार के सभी देशों के लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं और
मान्यताओं से परिचित कराता है। इतिहास हमें पहले के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उन सभी चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, यह हमारी सोच को व्यापक बनाता है। जैसे जैसे आप इतिहास के बारे में जानते जाइएगा, आपका जो माइंड सेट है वो धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा। 5वां कारण है, इतिहास एक महान शिक्षक है। हमें अतीत की घटनाओं से शिक्षा भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए इतिहास हमें बताता है कि युद्ध में हजार लोग मारे जाते हैं, इसलिए युद्ध से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। ठीक है, इतिहास में हम लोग युद्ध के बारे में भी पढ़ते हैं कि क्या कौन से युद्ध हुए और उनसे कैसे बचना चाहिए। इस सब सारे चीजों के बारे में इतिहास हमें बताता है। युद्ध करने से किसी का भी कभी भला नहीं हुआ है, इसलिए इतिहास हमें बताता है कि युद्ध से हमेशा बचे रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण इतिहास, ठीक है, पूरा हिस्ट्री के बारे में। पूरा हिस्ट्री मतलब पूरा इतिहास 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास किसे कहते हैं? वह काल है जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं होती। प्राक इतिहास उसे कहा जाता है जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती कहीं पे भी किसी प्रकार से। ठीक है, दूसरा है इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? वह काल जिसके बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध है। इतिहास के बारे में हम लोग को सारा कुछ लिखित रूप से जानकारी मिलती है। ठीक है, उस समय तार के पत्तों या पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे, और जो इतिहास के बारे में सारा कुछ पत्तों और पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे। ठीक है, उस टाइम तो कॉपी वगैरह कुछ था नहीं, तो लोग उस टाइम पत्तों और पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे। इन अभिलेखों को हस्तलेख कहा जाता है क्योंकि इन्हें हाथ से लिखा जाता था। पत्तों और पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे तो उसे अभिलेख कहा जाता था, और क्योंकि उन्हें हाथों से लिखा जाता था, जितने भी सारे इतिहास के बारे में जो भी जानकारी वगैरह था वो सारा कुछ हाथ से लिखा करते थे लोग, तो इसलिए हाथ से लिखा करते थे तो उसे हस्तलेख कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का समय रूपरेखा। समय 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है ईसा पूर्व और दूसरा है ईसवी सन। ईसा पूर्व किसे कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी ईसा मसीह का जन्म से पहले की जितने भी सारे जो भी ईसा, वो सारे कुछ ईसा पूर्व कहलाएंगे। और दूसरा ईसवी सन, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी ईसवी, जैसे मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, जैसे ये एक हम लोग का समय रूपरेखा है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म है। ठीक है, मैं आप लोग को दूसरी जगह बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है जिसमें यहाँ जन्म, ठीक है, ईसा मसीह का, फिर देखिए इस जगह पे सपोज दैट ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ठीक है, ग्राफ के रूप में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले ग्राफ पीछे की ओर जा रहा है, यानी जन्म से पहले, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, यानी
वो सारी चीजों को लोग ईसा पूर्व के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? ईसा पूर्व के नाम से, ठीक है। और फिर जन्म के बाद जितने भी ग्राफ जन्म के बाद से जा रहे हैं उन सारे, जैसे 1000, 2000, 3000, जन्म के बाद से पहला काउंटिंग उनका स्टार्ट होगा, यानी 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, इस टाइप का, ठीक है। तो उन लोग को ईस्वी सन कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बारे में अच्छे से बता दी हूँ मैं आप लोगों को आज, ठीक है। चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। भौगोलिक रूपरेखा किसी भी देश के इतिहास को उसकी भौगोलिक विशेषताएं बहुत अधिक प्रभावित करती है। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत माला मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारियों और शरद हवाओं को भारत में आने से रोकती है। भौगोलिक रूपरेखा जो है वो किसी भी देश के इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे कि हमारा भारत में स्थित हिमालय पर्वतमाला जो मध्य एशिया से आने वाले हवाओं को और आक्रमणकारियों को भारत में आने से रोकती है, ठीक है। सिंधु और गंगा नदियों द्वारा सिंचित विशाल समतल भूभाग में प्राचीन समय से ही अनेक राज्य फलते फूलते रहे हैं। इन नदी घाटियों से सभ्यताओं के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां रही हैं। गंगा नदी और सिंधु नदी जो है वो विशाल भूभाग क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभावित रही है, ठीक है। और तो प्राचीन समय से ही वो अनेकों राज्यों में, मतलब नदियों के कारण ही काफी अधिक उसमें उपजाऊ बनाया है। जैसे कि जन जीवन के लिए आवश्यक पर्याप्त जल की उपलब्धता, यानी कि सिंधु नदी और गंगा नदी के कारण ही कई राज्यों में जल, मतलब पानी की भी उपलब्धता हुई है। दूसरा पॉइंट है उपजाऊ मिट्टी जो अच्छी पैदावार में सहायक थी। गंगा नदी और सिंधु नदी जब प्रभावित होती है, मतलब तटीय क्षेत्रों से प्रभावित होकर जब समुद्र में मिलती है, ठीक है, तो जब प्रभावित होती है तभी ही उसके जो साइड के, मतलब नदियों के किनारे जो है ना, वो जब टकराती है, ठीक है, तो मैदानी भूभाग से जब टकराती है तो टकराने के टाइम ही वो अपने जो छोटे छोटे कण है वो मैदानी भूभाग में बिखेरती हुई चली जाती है समुद्र की ओर। तो वो जो छोटे छोटे कण है वो काफी उपजाऊ सिद्ध हुए। नदियां वस्तुओं और लोगों के आगमन का साधन बनी, जिससे व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। और नदियां काफी व्यापार के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध हुई, यानी इससे लोग व्यापार भी करते थे। मतलब पहले तो लोगों के पास गाड़ी वगैरह कुछ था नहीं, तो लोग नदियों से ही व्यापार करते थे, यानी बोटिंग के सहारे नदियों से व्यापार किया करते थे, सामानों का आयात निर्यात किया करते थे, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे देश का नाम भारत अथवा इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है। तो इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडिया जो है वो यूरोप, मतलब लैटिन और रोमन शब्द इंडस से बना है। इंडिया किससे बना है? इंडस से बना है, ठीक है। तो इंडिया का नाम कैसे पड़ा इंडिया, ये तो पता चल गया कि लैटिन और रोमन शब्द इंडस से बना है इंडिया, इंडस से इंडिया पड़ा, ठीक है। लेकिन भारत कैसे पड़ा इसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर पश्चिम स्थित जो सिंधु नदी था, तो यूरोप वाले लोग सिंधु नदी को इंडोस कहते थे, सिंधु नदी को यूनानी लोग इंडोस कहते थे। और क्योंकि ईरान वाले लोग स का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग सिंधु नदी की जगह सिंधु को हिंदू बोलते थे। और तब से ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, हिंदू से हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु नदी को यूनानी लोग इंडोस कहते थे। और क्योंकि ईरान वाले लोग स का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो स के जगह, मतलब सिंधु की जगह वो लोग हिंदू कहने लगे, और तब से हिंदू से हिंदुस्तान नाम पड़ा, हमारा भारत देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि महासागर के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित यह देश भारतवर्ष है, जहाँ भरत की संतति निवास करती है। अतः भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? मतलब महासागर के उत्तर में हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित,
तो भरत के नाम पर, यानी महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसमें हस्तिनापुर का राजा तो भरत था, तो भरत के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री। ठीक है, इतिहास के स्रोत दो होते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत किसको कहते हैं? सभी लिखित रचना, यानी साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जिसके बारे में सारी जितने भी रचना है सारे लिखित रूप में हो। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? वस्तुओं का अध्ययन। पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जिसमें वस्तुओं का अध्ययन किया जा सके, यानी वस्तुओं का अध्ययन जिसमें होता है, जैसे पहले के भवन, स्मारक, अभिलेख, ये सारे वस्तुएं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में हम लोग का धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम लोग का आता है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद 2 ग्रंथ आता है, रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण की रचना महर्षि ऋषि वाल्मीकि ने किया और महाभारत की रचयिता ऋषि वेदव्यास। ठीक है, उसके बाद धार्मिक मतलब 4 वेद हो गए, फिर ग्रंथ भी हो गए, फिर बौद्ध साहित्य का रचना हुआ जो पाली और संस्कृत भाषा में किया गया था। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में क्या था? जातिक कथाएं, जिसमें बौद्ध के पिछले जन्मों की चर्चा है। बौद्ध साहित्य में किस चीज के बारे में दिया गया था? जातक कथाएं, यानी बौद्ध ग्रंथ का मतलब बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनके जातक कथाओं के बारे में दिया हुआ था, यानी उनके पिछले जन्म के बारे में सारा कुछ चर्चा किया गया उसमें। ठीक है, जैन धार्मिक साहित्य के बारे में उसके बाद है हम लोग का धार्मिक साहित्य में। इसमें जैन धार्मिक साहित्य यानी जैन लोगों के बारे में बताया गया है अर्धमगधी में। किसमें बताया गया है? कौन सा भाषा में? अर्धमगधी भाषा में बताया गया है, जो प्राकृत का एक रूप है, यानी मगधी एक भाषा होता है ना, तो उसी का प्राकृतिक रूप एक है अर्धमगधी, जिसमें जैन मुनियों के लिए आचार के नियम और तीर्थंकरों आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षा। और जैन धार्मिक साहित्य में क्या बताया गया है कि जैन मुनियों के आचार, ठीक है, मतलब उन लोग का जैन मुनियों के लिए क्या क्या, मतलब सारा कुछ दिया हुआ है उसमें कि जैन मुनियों के लिए क्या क्या आचार संहिता है, मतलब 4 आचार संहिता उन लोग में है, अहिंसा, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग को डिटेल में थोड़ा आगे के क्लास में पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए कि जैन धार्मिक साहित्य में गुरुओं के बारे में दिया हुआ है कि गुरुओं को कैसा होना चाहिए। ठीक है, और तीर्थंकरों के बारे में भी दिया हुआ है। फिर पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है स्मारक। भरतहु तथा सांची के स्तूप तथा एरोला और अजंता की गुफाएं हमारे प्राचीन भारत के धर्म तथा कला के बारे में बताता है। तो स्मारक के रूप में सबसे पहले भरतहु और सांची का स्तूप हम लोग को मिला है। ठीक है, जो हम लोग को क्या चीज बताता है? भारत का कला किस टाइप का था, वो उन सभी चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, कि भारत की कला में जैसे सांची का स्तूप मिला तो वो कितना अच्छी तरह से उसको डेकोरेट किया गया है। तो उसमें वो स्तूप में यह दर्शाया गया है कि भारत के लोगों के पास कितने महत्वपूर्ण कलाएं हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। फिर हड़प्पा सभ्यता और क्या बोलते हैं मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही खुदाई के टाइम, ये आगे आपको पढ़ाऊंगी मैं कि कैसे कैसे खुदाई हुआ, क्या हुआ, तो वो लगभग 5000 वर्ष पहले ही मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतिहास के स्रोत में मैं आप लोगों को 2 स्रोत के बारे में बता चुकी थी। पहला था साहित्यिक स्रोत और दूसरा था पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में पहला पॉइंट जो था धार्मिक साहित्य के बारे में आप लोगों को
इससे पहले बता चुकी हूँ। अब होगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य किसे कहते हैं? इसमें जीवनियां, नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल हैं। ठीक है। लौकिक साहित्य में क्या है कि इसमें राजाओं के बारे में जीवनियां यानी उसका जीवन काल कैसा था, नाटक, रचनाएं, सारा कुछ के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। ठीक है। फिर है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें राजाओं का सामाजिक और राजनीतिक रूप विस्तृत रूप से बताया गया है। यानी कि उसमें एक राजा को सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस तरह का होना चाहिए, उसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा, तो हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने क्या बताया कि राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया है। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया है। तमिल भाषा में संगम साहित्य का रचना किया गया, और संगम साहित्य में क्या दिया गया है कि पांड्य तथा चोल राजाओं के शासन के दौरान तमिल लोगों के जीवन तथा संस्कृति के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जो संगम साहित्य है उसमें चोल राजाओं और पांड्य राजाओं के बारे में पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है। ठीक है। और उनकी संस्कृति के बारे में भी बताया गया है। फायन 5वीं शताब्दी में भारत आया तथा हवेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया। फायन जो था वो 5वीं शताब्दी में भारत आया और हवेनसांग जो है वो 7वीं शताब्दी में भारत आया। और इन दोनों का भारत आने के पीछे मकसद ये था कि यहाँ का जो भी पुरातात्विक स्रोत है या फिर और जो यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी के जो मतलब वस्तुएं हैं, जो उन वस्तुओं को अपने देश ले जाने के लिए आया था। ठीक है। फिर पुरातात्विक स्रोत में दो चीजों को मैं आप लोगों को एक बता चुकी थी स्मारक के बारे में। सेकेंड है अभिलेख। पत्थर, धातु आदि पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा के मुद्राओं पर है। सबसे पुराना अभिलेख किसमें है? हड़प्पा के मुद्राओं पर। अशोक द्वारा खुदवाए शिलालेख धार्मिक मान्यताओं का प्रकाशन है। यानी जो अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए वो धार्मिक मान्यताओं और उनके प्रकाशन के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ उसके चरित्र और विजयों को दर्शाता है। ठीक है। इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ बनाया गया है वो अशोक के चरित्र के बारे में पूरा विस्तृत रूप से बताता है। और वो उन्होंने अशोक तो मतलब क्या बोलते हैं, सम्राट थे ना, तो वो उन्होंने कितने सारे विजय किए, यानी कितने सारे युद्ध में जीता, उन सभी चीजों के बारे में अभिलेख में बताया गया है, अशोक स्तंभ के अभिलेख में। ठीक है। उदयगिरी के शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। उदयगिरी के जो शिलालेख है वो खारवेल राजा के सैन्य शक्तियों के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। उसके बाद है सिक्के। तो सिक्के किसे कहा जाता है? कई प्रकार के चित्र तथा चिन्ह। सिक्के किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है जिसमें राजा के पहले तो राज्यों में राजा ना हुआ करते थे वहां के न्यायाधीश, तो सिक्कों पर उन्हीं का राजा का चित्र या फिर चिन्ह के रूप में कुछ न कुछ दिया हुआ रहता था, तो उन्हें ही सिक्का कहा जाता था। ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि समुद्रगुप्त में जो है उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया उनके सिक्कों पर। लास्ट पॉइंट है अन्य पुरातात्विक स्रोत। अन्य पुरातात्विक स्रोत, इसमें गुफा चित्र, खुदाई से प्राप्त मानव और पशुओं की हड्डियों तथा पत्थर धातु के औजार। अन्य पुरातात्विक स्रोत में मानव द्वारा क्या क्या मतलब खुदवाई के टाइम क्या क्या मिला गया था वो सब के बारे में बताया गया है। फिर औजार, पत्थर के औजार के बारे में बताया गया है। आभूषण, ये सब सारा चीजें जो है वो अन्य पुरातात्विक स्रोत में आता है। गुफाओं की भित्ति चित्रों से आदिमानव के कलात्मक कौशल। पहले के आदिमानव जो थे वो गुफा में अपने मतलब गुफा में चित्र बना करके अपने कलात्मक कौशल को उजागर करते थे, यानी कि दर्शाते थे। बहुत सारे अभिलेखों में मतलब गुफा चित्रों में मिलता है। अभी भी हाल फिलहाल में दिखाया गया था, शायद आप लोग देखे होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें
और इस बुक में भी दिखाया गया अभिलेख के बारे में, जिसमें गुफा चित्र में काफी अभिलेखों के बारे में, यानी काफी चित्र दिखे आदिमानव के द्वारा खुदाए हुए चित्रों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।